Hi, good evening, everyone. Welcome to another session on GS2 Answer Writing Approach and Strategy. In this section, we'll be covering the polity part of GS2. ठीक है, तो जो हमारा polity है GS2 में, it is the most important part in GS2, as we all know. इससे हमारे 6 questions are asked in 10 marker, ठीक है, and 6 questions are asked in 15 marker. एंड जो जीएस2 का हमारा सिलेबस है उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट और सबसे ज़्यादा सब पार्ट्स पॉलिटी के ही हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा 60 मार्क्स प्लस 15 इंटू 6 90, ठीक है? तो 150 मार्क्स का 150 मार्क्स का जीएस2 में कंसिस्ट ऑफ पॉलिटी। इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटी वाले पार्ट को कैसे अप्रोच करना है जीएस2 में। जीएस2 अब यूजुअली ज़्यादा स्कोरिंग रेंज में चल रहा है। A good score in GS2 is somewhere above 105 plus. B जैसी मार्किंग हो रही है इसमें टॉपर्स आर गेटिंग समवेयर अराउंड बिटवीन 115 टू 120। आप लास्ट ईयर के मार्क्स देख लेना, उससे पहले के भी 2022 के देख लेना, इतना लाना इज पॉसिबल, ठीक है? सो इफ वी प्लान अवर स्ट्रैटेजी राइट एंड इम्प्लीमेंट इट राइट, वी कैन ईजिली स्कोर 105 प्लस। सो लेट अस सी कैसे इसे अप्रोच करना है। अब आ जाती है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? जैसे पहले वीडियोज़ में हमने देखी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, वैसे ही पॉलिटी में भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें इंट्रो कंक्लूजन्स कैसे लिखने हैं, फिर कैसे डेटा, रिपोर्ट, फैक्ट्स को यूज़ करना है। ये इकोनॉमी में भी किया था, इसमें भी करेंगे, ठीक है? फिर अनदर इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है सरकारी या कमीशन, एनसीआरडब्ल्यूसी, सेकंड एआरसी एंड डायग्राम्स आते हैं। अब यू माइट बी वंडरिंग कि डायग्राम कैसे बनेंगे पॉलिटी में, ठीक है? तो आगे हम देखेंगे कैसे डायग्राम्स बनाने हैं, राइट? फिर आती है एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम्पल्स एंड केस लॉस। उसके बाद हमारे कीवर्ड्स, तो हर पेपर के अपने-अपने स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं वो, फिर सॉल्यूशंस कंक्लूजन से पहले, ठीक है? सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू इंट्रोडक्शंस वाला पार्ट। अब देखो, इंट्रोडक्शन में कैसे लिखनी है? तो ये क्वेश्चन है, इसकी इंट्रोडक्शन सोचो पॉज़ करके क्या लिखोगे? वी हैव ट्रेन्ड यू, आपने ऑलरेडी एथिक्स का देख लिया, जीएसटी का देख लिया, अब थिंक अबाउट इट, क्या लिखोगे इसकी इंट्रोडक्शन? Preamble reflects the ideals and aspirations of Indian Constitution. In this context, evaluate the achievement of objectives mentioned in the preamble. ठीक है, this is a random question that I took from a test series. अब देखो, पहले बता दो preamble reflects the ideals and aspirations. तो हमें बताना पड़ेगा, कैसे बताना पड़ेगा कि it embodies the foundational values that Constitution aims to achieve. फिर ideals and aspirations of our Constitution such as justice, equality, liberty are enshrined in the preamble. ठीक है? It serves as a source of inspiration of judiciary and government in matters of policy making. तो बिल्कुल सिंपल उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक करके दिखा दिया। अब कोई चीज़ें आती हैं इसमें हर बार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है? तो उन सब की आपको डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। बट उसके साथ उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक कैसे करना है, वो भी देखो। एक ये तरीका हो गया इंट्रोडक्शन का, और इसके बाद होता है डेफिनेशन पेज, जिसमें हम डायरेक्टली डेफिनेशन लिख देते हैं। फिर होता है हम कॉन्टेक्स्ट के साथ उसके साथ करंट भी ऐड कर देते हैं। जैसे कि कोई मान लो कि सेडिशन पे क्वेश्चन आ गया, तो हमने डिफाइन कर दिया कि सेडिशन क्या है, ठीक है? कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था और रिसेंटली उसके रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या है? कॉन्टेक्स्ट समझा दिया और करंट से लिंक कर दिया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई, तो वो हम इंट्रो में डाल सकते हैं। पर्पस है इसकी 2 या 3 लाइन में मैक्स हमारा इंट्रो कवर हो जाए और वो डायरेक्टली हिट करे पेमेंट को, ठीक है? और कोशिश करना कि जब स्टैटिक टॉपिक आए, तो उसमें आर्टिकल्स, कीवर्ड्स, अमेंडमेंट्स, ये सब चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन में ही दिख जाएँ, ताकि वो पता चले कि आपने पॉलिटी का आंसर लिखा है, कोई जनरल आंसर नहीं लिखा, ठीक है? इसमें ये कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आर्टिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे ये देखते हैं, पार्लियामेंट इज़ द ओनली अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लिमिटेड। तो अब ये क्या हो गया? लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिख देंगे कि येस, अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट्स कैन बी डन टू रिफ्लेक्ट
the will of people and based on the principle of representative democracy. अब ये आ गया हमारा कीवर्ड, ये आ गया आर्टिकल। However, it is not absolute and subject to certain restrictions. सबको पता है certain restrictions as such as basic structure doctrine। फिर इसके साथ ये भी लिख सकते हैं as first highlighted under या फिर first highlighted in कौन सा केस? केशवानंद भारती केस। ठीक है? तो ये हो गई हमारी बिल्कुल सिंपल इंट्रोडक्शन जहाँ हमने उस कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ को समझा दिया, आर्टिकल लिख दिया, कीवर्ड आ गया और कोई केस लॉ या कुछ इसमें रिलेटेड है तो वो भी डाल दिया। ठीक है? तो ऐसे अगर आपको इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करनी है तो पीवाईक्यू उठाओ और खुद उनकी इंट्रोडक्शन लिख कर देखो। फिर यू कैन सेंड इट टू अस ऑन टेलीग्राम, मुझे या अनूभा मैम को दोनों को भेज सकते हो एंड फीडबैक ले सकते हो उसमें और यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट्स, हम इसी पर फीडबैक दे देंगे। ठीक है? अब इसके बाद आता है डेटा, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स एंड कमिटी। जैसे हम इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे, बजट एटसेट्रा रिपोर्ट्स यूज़ करते हैं, वैसे ही हमें पॉलिटी के आंसर्स में भी दिखानी है। ठीक है? अब मान लो आई वाज़ टॉकिंग अबाउट अ सेडिशन का क्वेश्चन, ठीक है? उसमें हमने एनसीआरबी का डेटा दिखा दिया दैट इट रोज़ बाय 25% एंड अरेस्ट बट कन्विक्शन रेट स्टिल लीड्स इज़ 3%। ठीक है? अब मान लो आपने एक पर्सपेक्टिव लिखना है इसमें कि सेडिशन लॉ क्यों जाना चाहिए या इसमें क्यों चेंजेस होने चाहिए। तो उसमें आप एक पॉइंट लिख दो कि बिकॉज़ इट हैज़ अ लो कन्विक्शन रेट। फिर उसके बाद लिख दो एग्ज़ाम्पल एज़ पर एनसीआरबी रिपोर्ट ओनली 3%। तो ऐसे उसको यूज़ करके अपने पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट करना है, उनको स्ट्रेंथ देनी है पॉइंट्स को, ठीक है? फिर हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसके साथ लॉ कमीशन की रिपोर्ट। अब लॉ कमीशन की कुछ बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जैसे 268th फिर 255th इलेक्शंस को रिलेटेड एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड। कुछ हमें इनकी रिपोर्ट्स का नाम याद कर लो, नंबर क्या है इसका और 2-3 उनकी रिकमेंडेशन याद करके लिख लो। तो इस टॉपिक के नोट्स बना रहे हो मान लो एंटी डिफेक्शन के या इलेक्शन के, उसी के अंडर ही आप ऐड कर दो इसको अपने नोट्स में, ठीक है? फिर आ जाता है जैसे कि अब वुमेन रिज़र्वेशन इन पार्लियामेंट से रिलेटेड आया, क्यों? गवर्नमेंट अभी बिल लेकर आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें हम डाल सकते हैं कि 14% वुमेन एमपीज़ इन 17th लोकसभा, ऑलराइट? फिर जैसे 43% एमपीज़ हैव पेंडिंग क्रिमिनल केसेस, ये किसमें आ जाएगा? क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स में, ठीक है? ऐसे ही करते-करते अब जुडिशरी आ गया हमारा टॉपिक, पुलिस रिफॉर्म्स आ गया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आ गया, फिर उसमें लिख दिया था कि जज जुडिशरी की एक सबसे बड़ी इश्यू क्या चल रहा है कि जज टू पॉपुलेशन रेशियो बहुत कम है। तो ये हमने लिख दिया 21 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन। ऑन द अदर हैंड लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है 50 जजेस। तो ये जो डेटा है आपके पास होना चाहिए। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका है ये कि आप सिलेबस खोलो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो। मान लो कि पहला टॉपिक आ गया हमारा फेडरलिज्म से रिलेटेड, फिर जुडिशरी से रिलेटेड, ठीक है? फिर आ गया एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और फिर आ गया हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। उसमें जब आप अपने नोट्स बना रहे हो, इन्हीं के बीच में ही यू कैन ऐड सच डेटा जो आपको लिंक करके याद रहे और सीधा आप उसे आंसर में उतार सको, ठीक है? तो ये चीज़ें डालनी आंसर्स में बहुत ज़रूरी हैं। जो भी आप पॉइंट लिख रहे हो, पॉइंट लिखा, ठीक है? फिर साथ में एग्ज़ाम्पल नीचे ये लिख दिया, ठीक है? अब इसके साथ इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है सेकंड एआरसी, एनसीआरडब्ल्यूसी, सरकार या पूंजी। अब सेंटर स्टेट रिलेशंस आए, ठीक है? उसमें हमें एनसीआरडब्ल्यूसी डालना है, सरकारिया डालना है, पूंजी डाल सकते हैं। तो ये सब हम सजेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अपने पॉइंट्स लिख दो, अभी इसको आगे डिटेल में थोड़ा देखेंगे। पॉइंट्स लिख दिए, ब्रैकेट में डाल दिया एज़ पर सेकंड एआरसी या फिर एज़ पर सरकारिया कमीशन, ठीक है? सेकंड एआरसी पूरी रटने की ज़रूरत नहीं है बैठ के। कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उसकी और कुछ रिकमेंडेशंस हैं, वो देख लो। पॉइंट्स जनरल हैं, ठीक है? अगर आपको एक बार पता चल गया कि क्या जनरल पॉइंट्स हैं, तो बस आप कोई भी पॉइंट लिख दो और ब्रैकेट में साइड पे लिख दो सेकंड एआरसी। इतना ब्लफ़ कर सकते हैं। बट वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि हाँ, पता चले कि हाँ, उसी में लिखा होगा। फिर वाइस प्रेज़िडेंट 15 पॉइंट रिफॉर्म चार्टर ये पार्लियामेंट के लिए था।
कि जैसे पार्लियामेंट में क्या-क्या रिफ़ॉर्म्स लाने चाहिए, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है? जैसे क्या एक उनकी रेगुलर सिटिंग्स होनी चाहिए, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर के साथ-साथ किसको डिसाइड करना चाहिए, रोस्टर सिस्टम होना चाहिए, वुमेन रिज़र्वेशन बढ़नी चाहिए। फिर दिनेश गोस्वामी कमेटी और इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बहुत इम्पोर्टेंट है एंटी डिफेक्शन के लिए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के लिए, ठीक है? तो जब आप आंसर लिख रहे हो अपना, वो सब चीज़ें आपके आंसर में दिखनी चाहिए। तो ये कब दिखेंगी जब आप अपने नोट्स बनाते हो, इनको उसमें ऐड करके रखोगे। बार-बार इस चीज़ को रिवाइज़ करोगे एक ही सोर्स से, फिर जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो कंटेंट याद रखना यही वैल्यू एडिशन रहेगा। बस हमें उसको मोल्ड करना होगा डिमांड के हिसाब से। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा डायग्राम्स। अब देखो डायग्राम्स ऐसे बनेंगे, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम अ टॉपर्स कॉपी अभी दिखाएँगे आगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? या इश्यूज़ क्या चल रहे हैं पार्लियामेंट में, तो उसने ऐसे बनाकर दिखा दिया था 14th लोकसभा में 61%, उसके बाद 75 फिर 25 नंबर ऑफ बिल्स रेफर्ड टू कमिटीज़। फिर जैसे ये 15th फाइनेंस कमीशन का आ गया, बता दिया पहले शेयर टू स्टेट था 13 ने 32 बोला, 14 ने 42 फिर 51 ने 41 बोला, उसमें से 1% जेएलके एंड लद्दाख के लिए रख दिया। अब ऐसे ही मान लो कि आ गया क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स में, तो मान लो पिछली लोकसभा से में कितने थे 34%, अब बढ़ के कितने हो गए 43% ऑफ एमपीज़ हैव क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम। तो ये हो गई हमारी इंक्रीज़ इन क्रिमिनलाइज़ेशन, ठीक है? या फिर एमपीज़ विद पेंडिंग केसेस, ब्रैकेट में लिख दो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर का डेटा है ये, ठीक है? तो बस ऐसे सिंपल डायग्राम 3 या 4 क्वेश्चन में बन सकते हैं, स्कोप होता है इनका भी बनाने का। फिर हमारी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसमें एग्ज़ाम्पल्स एंड केस लॉज़, ठीक है? तो ये ही हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे मान लो ये था कॉलेजियम गॉट इट्स फर्स्ट वुमेन मेंबर इन आफ्टर अ गैप ऑफ 13 इयर्स। तो अब ये आ गया वुमेन इन जुडिशरी से कोई क्वेश्चन आए या कुछ पूछे उसमें तो वो इम्पोर्टेंस बतानी हो आपने। तो आप ये लिख सकते हो कि उनका पार्टिसिपेशन कम था, फिर ब्रैकेट में लिख दिया एग्ज़ाम्पल डाल के कि पहली बार 13 इयर्स में वी हैव गॉट मेंबर इन 2019। फिर वही पार्लियामेंट स्क्रूटिनी वाला आ गया, तो 35% बिल्स पास विदिन 30 मिनट्स, ठीक है? फिर और क्या करना चाहिए रिफ़ॉर्म्स में? एग्ज़ाम्पल में लिख दो कि ऑपोज़िशन डेज़ होते हैं जैसे यूके में, वैसे ही इंडिया में भी होने चाहिए, ठीक है? इसके साथ वो पूछता है केस लॉज़। केस लॉज़ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे गवर्नर से रिलेटेड, सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 356 से रिलेटेड, ठीक है? और स्पीकर से रिलेटेड, फिर वुमेन से रिलेटेड या फिर राइट्स इन जनरल से रिलेटेड। इन सब के आपको इम्पोर्टेंट केस लॉज़ पढ़ने पड़ेंगे। 356 फिर 368 अमेंडमेंट, कैसे शंकरी प्रसाद आया, केशवानंद भारती तक पहुँचे, तो वो पूरा आपको पता होना चाहिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज़ वो डायरेक्टली पूछना स्टार्ट कर दिया उसने, जैसे 2022 में उसने पूछा कि एनवायरनमेंट रिलेटेड केस लॉज़ बताओ। फिर 23 में पिछली बार क्या पूछा उसने, जेंडर जस्टिस के क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं और उससे रिलेटेड क्या केस लॉज़ हैं, दोनों पूछ लिया। तो उसमें आप ये लिख सकते हो सबरीमाला टेम्पल का that excluding women is not part of essential religious practice, hence it is not आर्टिकल 21 के अंडर वायोलेटिव हो गई उसकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, ठीक है? फिर किहोतो होलोहान केस, किहोतो होलोहान केस में क्या हुआ था? स्पीकर्स डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट केस लॉज़ हैं वो आपको पता होने चाहिए और इन्हें भी आपको आंसर्स में लिखना है। जहाँ स्कोप हो सके इनको ऐड कीजिए। ऑलराइट, अब इसके बाद आता है हमारा कीवर्ड्स वाला पार्ट। हमने देखे हैं पहले भी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर में जैसे कीवर्ड्स होते थे वैसे ही इसमें भी अपने कीवर्ड्स हैं। जैसे जुडिशियोपैपिज़्म, व्हाट इज़ जुडिशियोपैपिज़्म? बताओ कमेंट्स में। ये होता है कि व्हेन जुडिशरी स्टार्ट्स एक्टिंग एज़ पेपल में क्या होता था?
जब वो बताती है कि रिलीजियस लॉज क्या हैं, ठीक है या नहीं है, ठीक है? तो इस ये है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, ठीक है? जब जुडिशरी बता रही है रिलीजियस डोमेन में भी कि व्हाट शुड बी राइट एंड नॉट, तो ये सबरीमाला इशू हो गया जैसे, उसमें आ जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, फिर बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये सारे कीवर्ड्स ऐसे आपके आंसर्स में दिखने चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ भाई ये जीएस 2 का आंसर लिखा है। जब आप हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल्स पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, उसमें भी ऐसे जो आता है पॉलिटी जीएस 2 से रिलेटेड ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं ना, इसीलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप जो 4-5 वर्ड्स या लाइन में एक्सप्लेन करते हो, उसकी जगह सीधा ही एक वर्ड लिख दो और उसको समझा दो। टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। फिर अब कोई चीज़ का क्रिटिसिज्म करना हो, जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज़्म या जुडिशियल ओवररीच का करना हो, तो लिख दो इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सिंपल, ठीक है? फिर इसके बाद आते हैं हमारे आर्टिकल्स। वो बता दिया था, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पता होने चाहिए। आर्टिकल 19 क्या है, 15 क्या है, 368 क्या है, 21 क्या है, वो लिख दो फिर एग्ज़ाम्पल वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल ये। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स। अब वो डायरेक्टली कुछ-कुछ पूछ रहे हैं, जैसे जीएसटी से बहुत प्यार हुआ है, अभी बार-बार जीएसटी पूछता रहता है। इसके साथ-साथ अभी जो वुमेन रिलेटेड आएगी, वो भी देखनी पड़ेगी, वुमेन रिज़र्वेशन के लिए, ठीक है? तो अमेंडमेंट्स हमें कुछ इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए। इट हैज़ बीन आस्क्ड 69th अमेंडमेंट, इससे रिलेटेड है 69th अमेंडमेंट। क्या प्रोविज़न था? वो यूजुअली क्वेश्चन में साथ में बता भी देता है, बट आप अपने लेवल पे भी आंसर्स में अमेंडमेंट्स यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ व्हाई कीवर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। हर सब्जेक्ट में, हर पेपर में अपने कीवर्ड्स हैं। ऐसे ही पॉलिटी के लिए भी अपने कीवर्ड्स हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा आता है सॉल्यूशंस एंड वे फॉरवर्ड वाला पार्ट। इसमें क्या होगा, कोई चैलेंजेस पूछ लिए होंगे, फिर उसके बाद हम एंड में 2-3 पॉइंट्स में बता सकते हैं, हाउएवर देयर इज़ अ नीड फॉर रिफॉर्म्स लाइक दिस, 3 पॉइंट मेंशन कर दो, बता दो। फिर ब्रैकेट में लिख दो एज़ रिकमेंडेड बाय सेकंड एआरसी, एनसीआर या फिर एनसीआरडब्ल्यूसी ने रिकमेंड किया है, या किसी कमिटी, कोई ग्लोबल प्रैक्टिसेज़ है। जैसे वो ऑपोज़िशन डेज़ वाला बताया था, दैट इज़ इन यूके, ठीक है? जहाँ ऑपोज़िशन एजेंडा सेट करती है पार्लियामेंट का। तो ये लिख दिया, फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा कंक्लूजन, ठीक है? सिंपल अप्रोच है, ये तो पहले भी हम फॉलो कर रहे थे। ऑलराइट, अब इसके बाद आपको अपने लेवल पे क्या करना है, सिलेबस उठाओ, जो बोला था, हर टॉपिक को, हर पार्ट को मैपिंग हुई हुई है क्वेश्चंस, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। अपने लेवल पे इसमें 2023 के ऐड कर लेना। जो उसने टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो देखो, जो इम्पोर्टेंट थीम्स बार-बार रिपीट हो रही हैं, उस पे अपने आप रेडीमेड इंट्रो, कंक्लूजन, कोई इम्पोर्टेंट उससे डेटा, ठीक है? फिर केस लॉज़, कोई कमिटी या उसकी रिकमेंडेशंस, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसकी बना कर रखो अपने नोट्स में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको अपने लेवल पे खुद करना पड़ेगा। ये आपको कोई कितना भी बता देगा, जब तक आप खुद इसको समझ के इंटरनलाइज़ नहीं करोगे, तब तक आपको पेपर की डिमांड समझ नहीं आएगी। जैसे इसमें सेपरेशन ऑफ पावर वाला अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो वो उसी से रिलेटेड पूछता रहता है, चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, जुडिशियल एक्टिविज़्म को उससे लिंक कर देता है, ओवररीच को लिंक कर देता है, ठीक है? या फिर पार्लियामेंट की गवर्नर या उसकी ऑर्डिनेंस की पावर को लिंक कर देता है सेपरेशन ऑफ पावर से, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही हर टॉपिक पे जो-जो इम्पोर्टेंट है, फेडरलिज़्म हो गया, उस पे देखो क्या थीम बार-बार रिपीट हो रही है और उन मेन थीम्स पे ऐसा अपने नोट्स बनाकर रखो। ऑलराइट? फिर उन्हीं को ही बार-बार रिवाइज़ करो और लिखो आंसर्स, टेस्ट लिखो। अब लेट्स मूव ऑन टू अ टॉपर कॉपी। देखते हैं कैसे उन्होंने लिखा है। दिस इज़ फ्रॉम दिव्या मिश्रा। शी गॉट रैंक 28, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स इन जीएस 2020 में। देखते हैं। देखो इन्होंने लिखा कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स एट बेस्ट
इनइफेक्टिव। तो ये इस चीज़ का क्वेश्चन हो गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का। अब देखो इंट्रो में क्या लिखा, 14 बिल्स वर पास्ड, करंट से लिंक कर दिया उन्होंने कॉन्टेक्स्ट को कि क्यों इनइफेक्टिव है वो बता दिया, बिकॉज़ खाली 14 बिल्स पास किए और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आइडियल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू लोकसभा। तो ये हमारा कीवर्ड भी लिंक कर दिया उन्होंने। ये हो गई हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर बताया व्हाई क्रिटिकली एनालाइज़ था, ठीक है? तो इश्यूज़ विद पार्लियामेंट्री कंट्रोल बता दिया कि बिल कम रेफर हो रहे हैं, ये डायग्राम बना के दिखा दिया, ठीक है? फिर फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट, मिसयूज़ ऑफ प्रिविलेजेस, मनी बिल की तरह पास हो रहे हैं, एग्ज़ाम्पल लिख दिया आधार बिल, ठीक है? और उसके बाद बता दिया कि सम कंट्रोल मेजर्स ये हैं, इसके साथ आप बता भी सकते हो कि क्या करने की ज़रूरत है, बेस्ड अपॉन रिकमेंडेशन दी हो किसी ने, जैसे एनसीआरडब्ल्यूसी हो गया। फिर कंक्लूजन देखो कि पार्लियामेंट इज़ अ टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड mere strength than deliberation mechanism for participatory democracy। तो अगर पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करना है, उसके लिए डिबेट, डायलॉग, डेलिब्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा करके कंक्लूजन बन गई हमारी, ठीक है? सो दिस वाज़ फ्रॉम दिव्या मिश्रा's कॉपी। समझ में आया? डू लेट मी नो अगर इसके बाद भी यू फेस एनी डाउट इन जीएस2 पॉलिटी सेक्शन स्पेशली, वी विल डिस्कस। यू कैन आल्सो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। फिर आता है एक क्वेश्चन, वीडियो पॉज़ करो, इसकी इंट्रो बना के देखो, क्या इस पे कंक्लूजन लिखोगे और कैसे इसको स्ट्रक्चर करोगे, करके देखो, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या है? डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिविजन्स ऑफ पावर, ये कीवर्ड खुद ही दे दिया उसने ना, डिवीजन ऑफ पावर। सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैव बीन अ पेरेनियल फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, डिस्कस विद एग्जांपल्स। अब इसमें हमें एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे, ठीक है? अब देखते हैं इंट्रो क्या लिखी है। द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, शेड्यूल मेंशन कर दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ करना। ताओ पता है जब सब कुछ कौन सा शेड्यूल आर्टिकल है तो लिख दो ना, बता दिया। टू इंश्योर हार्मोनियस रिलेशंस हाउएवर डिस्प्यूट्स आर पेरिनियल। फिर पॉइंट्स लिख के बता दिया क्या इश्यूज हैं, फिजिकल फेडरलिज्म से रिलेटेड हो गया, मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 हो गया, गवर्नर का इशू हो गया। अब देखो यहाँ आर्टिकल भी लिख दिया, आर्टिकल 201 रिजर्वेशन ऑफ बिल, टसल बिटवीन केरला बंगाल, अभी चल रहा था ना केस पंजाब असेंबली का, ठीक है? और तमिलनाडु असेंबली का नीट वाले बिल के इशू भी था। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम्पल्स डालो उसमें। गवर्नर्स नॉट समनिंग असेंबली, ठीक है? मिसयूज़ ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, 356 प्रेसिडेंट रूल्स, इश्यू रिलेटेड टू डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, ऐसे करके हमारा आ गया। फिर उसके बाद देखो कैसे केस लॉ यूज़ किया। सुप्रीम कोर्ट इन एसर बोमाई केस हेल्ड दैट फेडरलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, हेंस जो भी इसके लिए एक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर है, उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा करके हमारा कंक्लूजन बन जाएगा। फिर इसके पहले व्हाट यू कुड हैव डन इज़, इसमें मिसिंग है वो चीज़ कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, सजेशंस ऑफ पुंछी एंड सरकारिया, इससे पहले आप यहाँ पे इसको लिख के एक ऐसे डायग्राम बना के 3-4 उनकी सजेशंस लिख सकते थे, ठीक है? ये टाइम की वजह से मिस किया हुआ है। इसमें ये करने का स्कोप था कि क्या करना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे हमारा आंसर बनेगा देखो, ये सिंपल हमारे जो केस लॉज़ हैं, कीवर्ड्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सब आपके आंसर्स में पॉलिटी वाले में दिखने चाहिए, तब जाके एक पॉलिटी का आंसर अच्छा बन पाता है। ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक एसेंस, क्या ज़रूरी है जीएस2 में पॉलिटी के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग। इसके अलावा इफ़ यू फेस एनी डाउट, you can contact us YouTube पे भी और via Telegram. Our Telegram channel is Think IAS. We will be posting more such videos for other GS2 sections. अभी GS3 और SA का भी have already covered and ethics का भी we have covered. Alright. So इसके अलावा if you face any other doubt, do let us know.